अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरूक सुहेल गोइंदी। नाज़रीन, पाकिस्तान को दरपेश खतरात, पाकिस्तान के अंदर और बाहर इस पर बड़ी तशवीश पाई जा रही है। इसके क्या असबाब हैं और इसके पाकिस्तान और खित्ते पर क्या असरात मुरतब होंगे, इस हवाले से गुफ्तगू के लिए हमारे आज के मेहमान हैं पाकिस्तान के साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब मिर्ज़ा असलम बेग। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बहुत शुक्रिया आपकी यादावरी का। पहली दफ़ा आपने मुझे शर्फ दिया है कि मैं PTV से आपसे मुखातिब। यह आपका हक है, आपका इस्तेहकाक है। मिर्ज़ा साहब, ये पाकिस्तान ने जो 79 के बाद स्ट्रेटेजिक डेप्थ की पॉलिसी अपनाई, इसकी क्या डेफिनेशन है आपके नज़र में, चूँकि आप तो इस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं? जी, दरअसल जो ये कॉन्सेप्ट है ये मेरा ही दिया हुआ कॉन्सेप्ट था। मैंने अपने अफसर से खिताब करते हुए 1989 में मैंने कहा कि ये ऐसा वक्त है कि पाकिस्तान में मिलिट्री हुकूमत के बाद पहली दफ़ा जमहूरियत आई है 11 सालों के बाद। अफ़गानिस्तान से काबिज़ फ़ौजें वापस चली गई हैं। ईरान इराक़ जंग ख़त्म हो चुकी थी, ईरान भी फारिग हो चुका था और आज़ाद था। तो मैंने कहा ये 3 ममालिक, पड़ोसी ममालिक ऐसे हैं कि जिनमें बहुत ज़्यादा क़ुव्वत है, ताकत है, हौसला है, और अगर ये तीनों ममालिक एक साथ मिल जाए तो ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, तो ये बहुत ज़्यादा एक तस्वीराती गहराई इनको नसीब होगी, डेप्थ ऑफ सिक्योरिटी। इन तमाम यानी जो मुल्की मामलात होते हैं जिसका ताल्लुक़ मुल्क और कौम की सिक्योरिटी से होता है, उसके मैंने कहा कि ये है वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ कि अगर ये तीनों ममालिक एक यूनियन बना ले, एक इत्तेहाद बना ले। इसको जो है बदकिस्मती से लोगों ने पसंद नहीं किया, ख़ुसूसन जिनको इन 3 मुल्कों का इत्तेहाद पसंद नहीं था। उन्होंने ये बात कहने की कोशिश की। वो थी जो यूनिपोलर वर्ल्ड का दावा करती हैं। जी नहीं, उन्होंने ये इसको बदनाम करने की कोशिश की और ये कहा कि शायद तस्वुर ये है कि अगर हमारी और भारत की लड़ाई होती है तो हम भाग करके अफ़गानिस्तान और ईरान में जा कर के वहाँ छुपेंगे, जबकि हमारी जंग का जो तरीका है, जो हमारी सोच है, जो हमारी स्ट्रेटजी है, हम तो एक एक इंच की ज़मीन के लिए भारत से लड़ेंगे, भागने का सवाल ही नहीं पैदा होता। असल तस्वुर ये था कि जो गहराई आती है, जो मुल्कों के इत्तेहाद से, 3 मुल्कों ये सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, हर सेक्शन के हवाले से थे। यानी उसकी मिसाल है यूरोपियन यूनियन की। अच्छा। कि 25-26 ममालिक मिल करके उन्होंने एक यूनियन बनाई है और उसका जो इत्तेहाद, जहाँ सोवियत यूनियन की है, उसके बाद जो फेडरेशन, वही तस्वुर है बुनियादी तौर से। और उस वक्त जो हालात पैदा किए गए हमारे यहाँ अफ़गानिस्तान में और ईरान में, ये मुमकिन नहीं हो सका। लेकिन मैं अब देख रहा हूँ कि मौजूदा हालात में दोबारा बड़े अच्छे हालात पैदा हुए हैं कि हम अगर सोचें इस लाइन पे तो इन 3 मुल्कों का इत्तेहाद एक बहुत ही मजबूत इत्तेहाद बन के इस पूरे खित्ते में हमारी सलामती की ज़मानत हो सकता है। लेकिन 89 के बाद जब 90 की गल्फ वार हुई, आप उस वक़्त पाकिस्तान आर्मी के चीफ थे, तो उस वक़्त आपकी ये पॉलिसी क्यों ना ऐसी इम्प्लीमेंट हो सकी? आपके पास एक बड़ी पोजीशन थी। जी, मैं तो आर्मी चीफ था, चीफ एग्जेक्टिव नहीं था। हुकूमत पीपल पार्टी की हुकूमत थी, तो जो हुकूमत हो उसकी सोच कार फरमा होती है। मैं तो हुकूमत के हुक्म का मानने वाला था। जो इराक वार थी, पहली एज ए चीफ ऑफ आर्मी आपने अपोज किया। ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि आर्मी चीफ कोई ओपिनियन दे रहा है कोई रीजनल पॉलिटिक्स पर या रीजनल जो डेवलपमेंट्स हो रही थी। शायद आर्मी चीफ के लिए ये एक अजीब बात हो, लेकिन जहाँ तक मेरी ज़ात का सवाल है, हमेशा जब भी ऐसे मौके आए कि जहाँ पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान के मफादात का ताल्लुक़ रहा है, मैंने हमेशा खुल करके वो बात कही, खा वो मेरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ज़िया राव हो या उसके बाद मोहतरमा की हुकूमत या नवाज शरीफ साहब की हुकूमत। मैंने उस वक्त यही कहा कि ये हमारी जंग नहीं है, ये अमेरिका की जंग है। इराक़ एक ब्रदर मुल्क है और अमेरिका के अज़ाइम बड़े वाज़ेह हैं और हम इस जुर्म में शामिल होके
गलती करेंगे। लेकिन दोनों हुकूमतें शामिल तो नहीं हुई। जी शामिल नहीं, मगर बरमला उन्होंने अमेरिका को सपोर्ट किया इस जंग में। मिलिटरीली सपोर्ट तो नहीं किया। बिल्कुल इरादे थे, इसलिए कि पूरी फौज हमारी जो सऊदी अरब में मौजूद थी, पूरा इरादा था उस फौज को इस्तेमाल करने का। मैंने कहा हमारी फौज जो सऊदी अरब में है वो इराक और अमेरिका की जंग में शामिल नहीं होगी। उसका सिर्फ एक मकसद है कि सऊदी अरब में जो जिम्मेदारियां दी गई हैं बस वही तक महदूद होगा। अच्छा मिर्जा साहब, आपने अपने कई मज़ामीन में इसका भी जिक्र किया कि इस सारे रीजन में जो दूसरे मुल्क हैं, ईरान और अफगानिस्तान के अलावा चाइना भी है, रशिया भी है, आप उसको भी शामिल करते हैं इस नए जो आपका कॉन्सेप्ट है? नहीं, रशिया को नहीं करते इसमें नहीं, इसलिए कि वो एक बड़ा दायरा बन जाता है। आपको मालूम होगा कि ईसीओ भी है, पहले 3 ममालिक से 3 से 8 हो गए, मगर उसकी कोई अफादियत नहीं है, जैसे सार्क की अफादियत। जी सार्क की अफादियत नहीं है। तो ऐसे ममालिक के जिनकी सोच, जिनकी कदरें मिलती हों, जिनकी तारीख एक दूसरे से रब्त हो उसमें तारीख में, वो ममालिक फिर मिल करके एक मजबूत इत्तेहाद बनाते हैं। और यही वो हकीकत है कि जो हमारे और अफ़गानिस्तान और ईरान के दरमियान एक हकीकत है, हमारी तारीख़ी पस मंज़र, हमारी कदरें, हमारे तरीक़े। अच्छा मिर्ज़ा साहब, जिनेवा अकॉर्ड हुआ और जिनेवा अकॉर्ड में सोवियत यूनियन शामिल था, पाकिस्तान शामिल था, अमरीकी शामिल थे, लेकिन जो लड़ने वाले प्रॉक्सी वार करने वाले वो शामिल नहीं थे। और उसके बाद जो अफगानिस्तान को बिल्कुल छोड़ दिया गया, ये कोई कॉन्शियस डिसीजन था इंपीरियलिज्म का? एक पॉलिसी के तहत ये किया गया कि अमेरिका का मकसद हल हो गया, सोवियत यूनियन पसपा हुआ, सोवियत यूनियन टूट फूट का शिकार हो गया, उसके मकासद हल हो गए। लेकिन सोवियत यूनियन के टूटने पर तो लोग कहते हैं कि वो अपने इंटरनल क्राइसिस से टूटा। नहीं, वो भी सबब था, इंटरनल क्राइसिस भी था। उनके अंदर जो रिफॉर्म्स किए गए आउट ऑफ स्टालिनिस्ट थे वो उसके असबाब थे। लेकिन एक सबब यह भी था कि उनको जो शिकस्त हुई अफ़गानिस्तान में, उस शिकस्त के सबब ये प्रोसेस एक्सेलरेट हो गया, बहुत तेज़ हुआ। और इसकी वजह से जो है जो अमेरिका की पॉलिसी ये थी कि पाकिस्तान को छोड़ करके और इन मुजाहिदीन को जिनको इस्तेमाल किया गया था, बिल्कुल पसेपुस डाल करके, उनको मंजूर नहीं था कि यहाँ पे इस्लामिस्ट की हुकूमत बने अफ़गानिस्तान में। और अगर उनको मंजूर नहीं था तो वो वहाँ पे इलेक्शन करवाते, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन सकती थी। नहीं, वो बहुत कुछ कर सकते थे। उन्होंने रूस की मदद से, भारत की मदद से वहाँ पे शुमाली इत्तेहाद की ला करके हुकूमत बैठा दी अफ़गानिस्तान में, और फिर ये आपस में लड़ते रहे। इनको लड़ाया गया, मौका दिया गया कि ये हालात ख़राब हों ज़्यादा, लेकिन ये नहीं मालूम था कि ये भी मौका दिया गया कि अल-कायदा वहाँ फ्लोरिस्ट करे और फिर रीजन और जो अल-कायदा तो वहाँ से निकल गई थी ना। इसलिए कि जब ये सब जंग शुरू हुई है आपस में, तो अल-कायदा सूडान चले गए, ओसामा बिन लादेन उनके तमाम साथ। और उसके बाद वो आगे 98 में, जब 98 में नहीं, वो 96 में आए। तालिबान उभरे हैं 94 में, 96 तक उन्होंने काबुल पे कब्जा कर लिया था। उनके कुछ बड़े हिस्सों पर अफ़गानिस्तान में हुकूमत बन गई थी, तो ओसामा उस वक्त वापस आए। लेकिन वो आकर के इस जंग में नहीं शामिल हुए। तो क्यों आ गए थे? उनकी क्या रीज़न थी यहाँ आके? उसकी वजह ये रीजन को एक मुतनाज़ा रीजन बना दिया अल-कायदा के लीडर ने, ओसामा बिन लादेन ने आके। कोई रीज़न तो वजह ये थी कि वहाँ कॉन्स्पिरेसी तो नहीं थी उसके पीछे? सूडान में नहीं, सूडान में उनको वेलकम नहीं किया गया और बड़ा नुकसान हुआ उनका वहाँ पे। जो कुछ इन्वेस्टमेंट किया गया था वो भी। और यहाँ आए तो तालिबान ने कहा आपने हमारे साथ जंग में हिस्सा लिया है, हम पर आपका एहसान है, आप हमारे मेहमान बने। लेकिन तालिबान तो उस वक्त अमेरिका के साथ राब्ते में थे, यूनिकोल के मसले पर जो पाइपलाइन थी, और उनके साथ राब्ते पे थे अमेरिकियों के। जी, वो राब्ते भी थे, लेकिन ये हकीकत है कि तालिबान ने उनकी जो जंग थी इंटरनल, उसमें इन्होंने ओसामा या उनके अल-कायदा को कभी शामिल नहीं किया, सिर्फ वो मेहमान बन के रहे। ये और बात है कि अल-कायदा की निगाह किसी और तरफ चल पड़ी। अमेरिका को उन्होंने अपना दुश्मन समझा, इसलिए कि अमेरिका की तरफ से जो बेवफाई देखने में आई, जिस तरह से अमेरिका ने अबंडन कर दिया मुजाहिदीन को, अफ़गानिस्तान को, पाकिस्तान को, और फिर ख़ुद उन ममालिक ने कि जहाँ से ओसामा उनके साथियों का ताल्लुक़ था,
उनकी शहरियत ख़त्म कर दी गई, कहाँ जाते ये। तो ये उनको बिट्रेल जो था वन आफ्टर अनदर, उसकी वजह से उनके दिल में एक ऐसी नफरत पैदा हुई कि उन्होंने अमेरिका को टारगेट करना